दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, इस वीडियो में आज कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल मोर की तरह नाचने लगेगा। लेकिन यार प्रॉब्लम यह है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई साहब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि मलयालम इंडस्ट्री के बारे में हेमा कमेटी रिपोर्ट रिलीज हुई है और इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। और मलयालम इंडस्ट्री में आज की तारीख में मीटू का हंगामा कितना जबरदस्त चल रहा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मोहनलाल जैसे एक्टर भी अंडरग्राउंड हो गए हैं, इस्तीफा देकर भाग गए हैं। भाई साहब, मलयालम फिल्मों का एक बहुत फेमस डायरेक्टर है जिसका नाम है रंजीत। अब इस फेमस डायरेक्टर रंजीत पर एक लड़के ने आरोप लगाया है कि इस आदमी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, यानी कि उसकी मिठाई खाई थी। उस लड़के ने कहा है कि रंजीत ने उसको बेंगलोर बुलाया था और उससे कहा था कि मैं तुझे अपनी फिल्म में चांस दूंगा, लेकिन तू अपने कपड़े उतार कर दिखा, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना सेक्सी दिखता है। लड़के का कहना यह है कि जब मैंने कपड़े उतार दिए तो इसके बाद रंजीत ने मेरे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए थे और मुझे यह कहा था कि ये फोटो मैं निर्माता को भेज रहा हूं चेक करने के लिए कि तुम सेक्सी दिखते हो या नहीं दिखते हो। मैं आपको ये बता दूं, ये सब कुछ एक 5 स्टार होटल के रूम में हो रहा था। लड़के ने बताया कि फिर डायरेक्टर रंजीत ने उसको शराब पीने के लिए कहा और जब उसने शराब पी ली तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया। चलो, यहां तक तो मेरी समझ में आता है कि किसी लुक्खे कमीने ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया हो, लेकिन लड़का लड़के के साथ ऐसा कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा नीच हरकत और क्या हो सकती है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में कहा गया है कि जब लड़का लड़के के साथ गलत काम करता है तो पूरी जमीन थर्रा उठती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइम है। तो एक्चुअली रंजीत जैसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। रंजीत को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में ऋतिक के पास फिल्में नहीं है। एक ही फिल्म है वॉर 2 और कोई फिल्म उस बेचारे को मिल नहीं रही। जाहिर सी बात है, पैसे तो चाहिए खर्च करने के लिए हर महीने। तो अब ऋतिक रोशन ने एक गुटखे का ऐड किया है और सारी दुनिया जानती है कि तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, जो बहुत ही खतरनाक है। तो ऋतिक रोशन को अच्छी तरह पता है कि जो लोग उस गुटखे को खाएंगे जिसका वो प्रमोशन कर रहा है, उन लोगों को कैंसर होने वाला है, उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इसके बावजूद ऋतिक ने पैसों के लिए इस गुटखे का ऐड किया है और यही वजह है कि अब लोग ऋतिक रोशन को गुटखा रोशन बोल रहे हैं। तो आज से मैं भी इसको गुटखा रोशन ही बोलूंगा। वैसे तो ये लड़का पुराना पापी है, बचपन से ही पहुंचा हुआ है। ये खुद बता चुका है कि एक वक्त में ये ड्रग्स का बहुत बड़ा एडिक्ट बन गया था। तो जो आदमी एक वक्त में ड्रग्स का एडिक्ट था, उसने आज ड्रग्स लेना छोड़ दिया है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बात समझ रहे हो दोस्तों? ये तो आप सभी जानते हैं कि बेचारा सलमान खान काफी बूढ़ा हो चुका है। उसके फेस से भी दिखता है, उसकी चाल ढाल से भी दिखता है। लेकिन 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर पब्लिक सलमान की बहुत ही ट्रोलिंग कर रही है, सलमान का मजाक बना रही है। एक्चुअली हुआ यह कि सलमान खान एक फंक्शन में गया था और वहां सोफे पर बैठा हुआ था और जब सलमान खान सोफे से खड़ा होने लगा तो बड़ी मुश्किल से उठ पाया। जिस तरह से बूढ़े आदमी उठते हैं ठीक उसी तरह वो बेचारा उठ रहा था। अपनी एज के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। और फिर सलमान स्टेज पर गया, वहां गाने पर डांस भी किया और जाहिर सी बात है जब सलमान स्टेज पर डांस कर रहा था तो वो रियल था, तो जो उसका बेचारे का बड़ा पेट है रियल वो दिख रहा था। तो इन्हीं सब को लेकर पब्लिक सलमान की ट्रोलिंग कर रही है। मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, ये गलत है। देखिए, हर इंसान को बूढ़ा होना है। सलमान खान बेचारा 60 साल का बूढ़ा है, तो 60 साल में और क्या होगा भाई? 60 साल में तो बूढ़ा ही होगा। कोई भी इंसान 60 साल का होगा वो बूढ़ा ही होगा। और सलमान का अगर इतना बड़ा पेट है तो जाहिर सी बात है 60 साल की उम्र में सभी का पेट होता है, अकेले सलमान का तो नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में इतनी जबरदस्त टेक्निक्स आ गई हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी क्या एज है। VFX एंड AI के द्वारा किसी भी इंसान को ऐसा चमकाया जा सकता है भाई साहब कि वो 30-35 साल का लौंडा दिख सकता है। तो भले ही बेचारा सलमान खान सही से उठ ना पाता हो, चल ना पाता हो, बैठ ना पाता हो, इतना बूढ़ा हो गया हो, लेकिन जब उसकी अगली फिल्म सिकंदर रिलीज होगी तो आप उसमें देखेंगे कि वो बिल्कुल 30-35 साल का लड़का दिखेगा। और खाली लड़का ही नहीं दिखेगा बल्कि 6 पैक्स भी दिखेंगे। आज की तारीख में किसी का कितना भी बड़ा पेट हो, AI से एकदम परफेक्ट 6 पैक
फैक्ट्स दिखाए जा सकते हैं भाई साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सलमान खान की ट्रोलिंग कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। किसी भी बूढ़े आदमी का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन जिस दिन से डिवोर्स हुआ है उस दिन से डिवोर्स चर्चा में है। कोई ना कोई इस डिवोर्स के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता है। मैं आपको ये बता दूं कि नताशा हार्दिक पांड्या से मिलने से पहले अली गोनी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इन दोनों का रिलेशन तकरीबन 5 साल चला था और जहां तक मुझे याद है इन दोनों ने एक डांस कंपटीशन भी साथ में किया था। और उस डांस कंपटीशन का एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें अली गोनी ये कह रहा था कि मैंने नताशा को एक लॉकेट गिफ्ट किया था और जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैंने वो वापस नहीं मांगा था। ये कितना बड़ा लुक्खा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब इसको ऐसा लगता है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को कोई गिफ्ट दिया है और ब्रेकअप हो जाए तो फिर उस लड़के को वो गिफ्ट वापसी मांगना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लुक्खा अली गोनी कितना गरीब है, कितना ओछा है। अबे लुक्खे गरीब टुच्चे, अगर कोई लड़का किसी लड़की को कोई गिफ्ट देगा तो जिंदगी में उसको दोबारा कभी नहीं मांगेगा, समझा। खैर खबर ये नहीं है कि अली गोनी ने वो लॉकेट वापस मांगा था या नहीं मांगा था। खबर यह है कि अली गोनी ने बताया है कि नताशा से वो शादी करना चाहता था, लेकिन नताशा ने उससे कहा था कि शादी के बाद हम दोनों अलग रहेंगे, मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। अली का कहना यह है कि यही वो शर्त थी जिसको उसने नहीं माना था। यही वजह है कि अली की शादी नताशा से नहीं हुई थी। मैं दुनिया को यह बता दूं कि यह शर्त कोई बहुत ही अजीब शर्त नहीं है। आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टर आदित्य धर और यामी गौतम ने शादी की हुई है। यामी गौतम ने भी शादी से पहले आदित्य के साथ यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो अपने घर में अलग रहेगी, आदित्य अपने घर में अलग रहेगा। जब उन दोनों को मिलना होगा तो वो दोनों मिल लेंगे। इसी शर्त के साथ उन दोनों ने शादी की थी और दोनों खुशी से रह रहे हैं। अब तो दोनों का बच्चा भी हो गया है। साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर को आप सभी जानते ही होंगे। खुशबू ने अपना कैरियर हिंदी फिल्मों से शुरू किया था। शायद उनकी सबसे पहली फिल्म राजेश खन्ना के साथ थी। खुशबू सुंदर ने अब बताया है कि जब वो 8 साल की थी तभी उसका फादर उसकी मिठाई खाने लगा था और 15 साल तक खुशबू का फादर खुशबू की मिठाई खाता रहा, यानी कि तकरीबन 7 साल तक। 15 साल में जब खुशबू को ऐसा लगा कि भाई ये गलत हो रहा है, तब जाकर खुशबू ने अपना घर छोड़ा और खुशबू घर छोड़ने के बाद फिल्मों में आ गई। फिर वो फिल्में करने लगी। मैं खुशबू जी की ये बात मानता हूं कि उनके साथ जो बचपन में हुआ था वो गलत हुआ था, वो ठीक नहीं था। लेकिन मैं खुशबू से ये जानना चाहता हूं कि आज अगर आप अपने बाप को इस तरह जलील कर रही हैं तो आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है। एक्चुअली अगर आपको आवाज उठानी थी तो उसी वक्त उठानी चाहिए थी जब आपके साथ ये गलत हो रहा था, या उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी जब आपने घर छोड़ दिया था। और घर छोड़कर आप कहां गई थी? बॉलीवुड में आई थी। बॉलीवुड में क्या होता है वही होता है जो घर पर हो रहा था। तो अगर आज आप अपने बाप को इस तरह से जलील कर रही हैं तो उन सभी लोगों के बारे में भी बताइए जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा ही कुछ बाद में बॉलीवुड में किया था या साउथ इंडस्ट्री में किया था, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में कैसे फिल्म मिलती है वो मैं जानता हूं। आप में से बहुत लोग झुग्गी एक्टर सिद्धांत को जानते ही होंगे। इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है युद्धरा और इसको प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर की कंपनी ने। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बहुत ही वाहियात किस्म का ट्रेलर है। ट्रेलर चालू होता है और यह आदमी अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन फिर कहता है कि आप ये मत समझना कि मैं अभिमन्यु हूं, मारा जाऊंगा, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन। अबे लुक्खे, अपने आप को अर्जुन बताने से पहले कुछ तो शर्म कर लेता। कहां अर्जुन और कहां तू लुक्खा, तू अर्जुन के नाखून के बराबर भी नहीं है लुक्खे। और इस ट्रेलर से पता चलता है कि इस फिल्म में क्या है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। झुग्गी एक्टर एक्शन कर रहा है, एक्शन बताओ। अरे भाई साहब, फरहान अख्तर साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। झुग्गी एक्टर को आप एक्शन हीरो बना रहे हो, मतलब झुग्गी एक्टर को आपने SRK समझ लिया है। अरे भाई साहब, मत मजाक करो यार। और जाहिर सी बात है इस लुक्खे के साथ बॉलीवुड की सभी लड़कियों ने काम करने से मना कर दिया था। यही वजह है कि मेकर्स ने एक साउथ की एक्ट्रेस को इसमें लिया है। और इस ट्रेलर में जितना भी एक्शन दिखाया गया है उसमें कुछ सीन तो इतने वाहियात हैं जिनको देखकर आपको उल्टी आने लगेगी। आप ये कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और कुछ दृश्यों में ये झुग्गी एक्टर बिल्कुल मकौड़ा लग रहा है भाई साहब। मतलब इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है कि देखकर आप ये कहोगे छी यार, ये क्या देख लिया।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बॉलीवुड वाले अपने आप को जीनियस कहते हैं, ये ऐसी ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं। क्या फरहान अख्तर को इस फिल्म को बनाने से पहले नहीं पता था कि ये फिल्म एक शो भी नहीं चलेगी, 12 बजे लगेगी और 3 बजे उतर जाएगी। फरहान अख्तर का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, धोबी, हलवाई, कसाई, नाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर फरहान अख्तर की कंपनी ने इस फिल्म को क्यों बनाया है। मेरी समझ में इस फिल्म के बनाने के पीछे फरहान अख्तर की एक ही मंशा नजर आती है, और वो है किसी कॉर्पोरेट हाउस को लूटने की। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बनने से पहले जिन्होंने भी इस फिल्म की कहानी सुनी होगी, उन्होंने यही कहा होगा कि ये वाहियात फिल्म है, ये एक शो भी नहीं चल सकती। और जब इस फिल्म का एक्टर जुग्गी एक्टर है, तो फिर तो कुत्ता भी देखने इस फिल्म को नहीं जा सकता। तो मैं फरहान अख्तर साहब से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप इस तरह की फिल्में बनाकर बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हो, बॉलीवुड का नाम रोशन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर को आप सभी जानते हैं, जो सेक्स फिल्में बनाकर अपना घर चलाया करती है। अब एकता कपूर ने एक और वाहियात फिल्म बनाई है, बिन्नी एंड फैमिली। भाई साहब, इस फिल्म का ट्रेलर भी मैंने देखा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले ही बॉलीवुड के दुश्मन बन गए हैं। ये सब लोग बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसी ऐसी फिल्में बनाने का क्या मतलब बनता है, मुझे बताइए आप। इस फिल्म में एक नेपो किड लड़की को लॉन्च किया जा रहा है, जो वरुण धवन की भतीजी है। अब आप मुझे बताइए कि पब्लिक 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन की फिल्म नहीं देखने जाती, तो वरुण धवन की भतीजी की फिल्म देखने कोई क्यों जाएगा? कोई उल्लू का पट्टा है क्या जो उस फिल्म को देखने जाएगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा, पैसे बर्बाद करेगा? बताया जा रहा है कि इस फिल्म को OTT के लिए बनाया गया था, OTT वालों ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। यही वजह है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। अरे भाई साहब, अगर OTT वालों ने मना कर दिया है तो YouTube पर रिलीज कर लीजिए। थिएटर में कोई इस फिल्म को क्यों देखने जाएगा, वो तो बता दो। दोस्तों, आप में से कुछ लोग निर्माता रतन जैन साहब को जानते होंगे। रतन जैन साहब ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, अपने टाइम का बहुत बड़ा निर्माता था। और जिस तरह से अगर कोई लड़की हीरोइन बन गई तो वो मरते दम तक हीरोइन रहना चाहती है, कोई आदमी अगर हीरो बन गया तो मरते दम तक हीरो रहना चाहता है, ठीक उसी तरह अगर बॉलीवुड में कोई निर्माता बन गया तो वो आखिरी दम तक निर्माता बने रहना चाहता है। वो आखिरी दम तक दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो निर्माता है, फिल्में बना रहा है। यही वजह है कि पिछले 15 साल से रतन जैन साहब बीच बीच में एक आध वाहियात फिल्म बनाते रहते हैं। अपने पैसों से तो नहीं बनाते, जाहिर सी बात है, जब कोई बकरा फंसता है तो उसके पैसों से फिल्म बना देते हैं, बात खत्म। अब रतन जैन साहब ने बहुत लंबी लंबी छोड़ी है। रतन जैन साहब ने कहा है कि बाजीगर 2 बनेगी, जरूर बनेगी, और मैं बाजीगर 2 शाहरुख खान के साथ ही बनाऊंगा। रतन जी अपने भाई हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ बुरा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन रतन जी से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि शाहरुख खान आपकी फिल्म क्यों करेगा? एक सिंगल रीजन दे दीजिए कि शाहरुख खान आपकी फिल्म इसलिए करेगा। रतन जी, आप भी जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में शाहरुख खान आपकी कॉल भी नहीं लेगा। आपकी फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है, तो क्यों लंबी लंबी छोड़ रहे हो? इतनी लंबी लंबी छोड़ने से क्या होने वाला है, मुझे ये तो बताइए। रतन जैन साहब, अगर आपको याद हो तो उमर शरीफ साहब ने कहा था कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड ये कहे कि मेरे लिए चांद तोड़ लाओगे क्या, मेरे लिए तारे तोड़ लाओगे क्या, तो उसको ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं, देखो ये सब मैं नहीं कर सकता। मुझे तो आप ये बता दो कि दही वड़े कहां से ला के देने हैं, बनाना कहां से खरीद के लाने हैं, धनिया कहां से खरीद के लाना है, ये मैं कर सकता हूं। तो रतन जैन साहब, इतनी बात कीजिए जितना आप कर सकते हो। शाहरुख खान के साथ आप फिल्म बनाओगे, मतलब कमाल का मजाक कर रहे हो यार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक्टर आर माधवन को, बहुत ही कमाल का इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है। माधवन को एक तंबाकू का एड ऑफर हुआ था और करोड़ों रुपए मिल रहे थे, लेकिन माधवन ने वो तंबाकू का एड करने से मना कर दिया। माधवन ने कहा कि मैं ये एड किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए लोगों की जान को खतरे में डालना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मुझे पता है कि जो लोग इस तंबाकू को खाएंगे उनको बीमारी होगी, उनको कैंसर होगा, तो मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसकी वजह से किसी की जान जाए। तो अगर मैं ये ऐड करूंगा तो मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस तंबाकू को खाने से न जाने कितनों की जान चली जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक तरफ हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर सकते हैं। भाई साहब, इनसे आप गुटखे का ऐड करा लो, तंबाकू का ऐड करा लो, छाली का ऐड करा लो, कुछ भी करा लो। भाई साहब, आप यहां तक देखिए कि शादी में नचा लो, वहां भी नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीनियर कल्लू भाई की एक फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद भी पार्ट 2 बन रहा है क्योंकि कल्लू भाई को यह यकीन है कि अगर पार्ट 2 बनेगा तो लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे। अब कल्लू भाई ने बताया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के जंगलों में 40 से 50 दिन तक करेंगे हीरोइन रकुल प्रीत के साथ। रकुल प्रीत के साथ पंजाब में शूटिंग, वो भी जंगलों में, वो भी 40 से 50 दिन तक। देखो जैकी भाई साहब, मैं आपको मशवरा दूंगा कि पूरी शूटिंग के दौरान वहीं रहना, साथ में रहना, एक दिन भी अकेली मत छोड़ना अपनी वाइफ को। मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जानो, जो करना है वो करो। दोस्तों एक बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है तुषार जलोटा, जिसने अभिषेक बच्चन के साथ बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म बनाई थी 10वीं, जो सिर्फ OTT पर रिलीज हुई थी। OTT पर भी किसी ने उस फिल्म को नहीं देखा था। अब यह बंदा एक और फिल्म बनाने जा रहा है जिसमें हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। और सिद्धार्थ ने इस फिल्म को क्यों साइन किया होगा? इसलिए कि यह फिल्म निर्माता दिनेश विजन की है, जो निर्माता है फिल्म स्त्री 2 का। और आप सभी जानते हैं कि स्त्री बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो अब बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं वो ये मानेंगे कि भाई जो इस फिल्म का निर्माता है दिनेश विजन, उसी की वजह से यह फिल्म सुपरहिट हुई है। और दिनेश विजन की अब आने वाले वक्त में सारी फिल्में सुपरहिट होने वाली है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि कोई भी एक्टर तुषार जलोटा जैसे वाहियात डायरेक्टर की फिल्म कैसे कर सकता है? बॉलीवुड की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बॉलीवुड वाले हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो अजीब और गरीब तरीके से सोचते हैं। एक्चुअली जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से सोचते हैं कि अगर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान बहुत बड़ी हिट हुई है, तो अब अगर किसी फिल्म का निर्माता भी सिद्धार्थ आनंद होगा तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। मुझे आप बताइए किस तरह से हो जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी अकल घुटनों में है, वो गलत फिल्में चूज करते हैं, गलत फिल्में करते हैं। यही वजह है कि 100 में से सिर्फ 5 फिल्में चलती है, 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। और मैं ये फिर से रिपीट करता हूं कि जितनी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं उनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है एक्टर। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी निर्माता किसी फिल्म के फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो एक्टर है वो कहानी सुनता है, वो डिसाइड करता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। एक डायरेक्टर और निर्माता का काम है फिल्म बनाना। उसकी जिस कहानी को भी कोई एक्टर ओके करेगा वो उसी फिल्म को बनाएगा, क्योंकि अगर वो फिल्म बनाएगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे, खाली बैठेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्टर है वो अगर किसी वाहियात फिल्म को करना चाहता है तो डायरेक्टर निर्माता उस फिल्म को भी बनाएगा, जबकि उसको पहले दिन से ही पता है कि वो फिल्म चलने वाली नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म चले ना चले, दिनेश विजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फिल्म की शूटिंग अभी तक चालू नहीं हुई। मैं ब्लैंक पेपर पर आज लिख करके देता हूं कि फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी। इसको बॉक्स ऑफिस पर कोई बचा नहीं सकता। घटिया इंसान कपिल शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि इससे घटिया आदमी बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है। कुछ सालों पहले इसकी एक फिल्म आई थी, किस किस को प्यार करूं, वो फिल्म चल गई थी। उसके बाद कपिल शर्मा ने अपने आप को सुपरस्टार मान लिया था। उस फिल्म के बाद से अब तक कपिल शर्मा ने तकरीबन 5 या 6 फिल्में की हैं। सभी की सभी सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं। किसी भी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा को लिया जा रहा है। इस फिल्म का निर्माण करेंगे फ्लॉप निर्माता रतन जैन साहब। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फ्लॉप डायरेक्टर अब्बास मस्तान साहब। इस फिल्म का हीरो होगा फ्लॉप एक्टर कपिल शर्मा। इस फिल्म में हीरोइनें भी होंगी सभी की सभी फ्लॉप। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सारे फ्लॉप एक साथ जुड़ जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? फ्लॉप। आप 0 + 0 + 0 + 0 करते जाइए, रिजल्ट 0 ही आएगा, एक भी नहीं आएगा। और यहां 2 कहावत और भी फिट होती है कि भूखे ने भूखे की मारी, दोनों को गशा गए। कोढ़ी दूसरे कोढ़ी को 50 कोस पर भी ढूंढ लेता है। तो ना तो बेचारे कपिल शर्मा को कोई फिल्म दे रहा है, अपनी फिल्म में कोई इसको लेने वाला नहीं है, ना ही अब्बास मस्तान साहब के साथ कोई एक्टर आज काम करना चाहता है, ना ही रतन जैन की कोई फिल्म आज करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है इन सभी के पास क्या ऑप्शन बचता है? यही कि सब साथ में आ जाए और एक वाहियात फिल्म बनाएं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर कबीर खान डायरेक्शन भूल चुके हैं। वो 1 नंबर के घटिया डायरेक्टर बन चुके हैं। उनकी पिछली 5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि वो कबीर खान की फिल्म थी बजरंगी भाईजान, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। अरे मेरे भाई, उस फिल्म की कहानी इतने अच्छे से लिखी थी विजेंद्र साहब ने
कि कोई घटिया से घटिया डायरेक्टर भी अगर उस फिल्म को बनाता तो वो फिल्म हिट ही होती। उस फिल्म के हिट होने में कबीर खान साहब का कोई हाथ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कभी वो फिल्म आई थी उस वक्त सलमान खान साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। उस वक्त सलमान का वो दौर था कि उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती थी तो पब्लिक देखने जाती ही जाती थी। और आप ये भी जान लीजिए कि कबीर खान की वो आखिरी हिट फिल्म थी। उसके बाद पिछले 9 साल में कबीर खान ने एक भी हिट फिल्म नहीं बनाई है। यह इस बात का सबूत है कि कबीर खान साहब को डायरेक्शन नहीं आता। कबीर खान साहब एक तुक्केबाज डायरेक्टर हैं, उनको डायरेक्शन का सही डी भी नहीं आता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसी फिल्में कबीर खान साहब बनाते हैं ना, वैसी फिल्म अगर मैं सोता रहूं ना तो सोते सोते बना सकता हूं। कसम रावण की सैफ अली खान ने भी जबरदस्त बात कह दी है। सैफ अली खान ने कहा है कि मेरी फिल्म फैंटम को रिलीज होकर 9 साल हो गए हैं। इस फिल्म को भी कबीर खान ने ही डायरेक्ट किया था। बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी, बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी। अब 9 साल के बाद सैफ अली खान ने यह कबूला है कि हाँ ये एक वाहियात फिल्म थी, एक घटिया फिल्म थी और बहुत बड़ी डिजास्टर थी। लेकिन सैफ ने कहा है कि यह फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि हमसे कुछ गलती हो गई थी, हमने इसका क्लाइमैक्स चेंज कर दिया था। अगर हम इसका क्लाइमैक्स चेंज ना करते तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती। अरे भाई साहब, सैफ अली खान साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। आपको भी पता है कि किस फिल्म का कौन सा क्लाइमैक्स होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। आपको भी ये पता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी बुरी है। नहीं, मजाक मत करो भाई साहब, ऐसा मजाक सुनने से हमें बहुत जोर से हंसी आ जाती है यार। सैफ अली खान साहब, अगर आपको करीना मिल गई है तो आप अपने आप को तुर्रम खान मत समझिए। हकीकत यह है कि आप ब्रेनलेस हो, आपको किसी भी फिल्म की कहानी के बारे में बिल्कुल कतई कुछ पता नहीं है। और मैं आज पूरी गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि आप फैंटम का कोई भी क्लाइमैक्स बना लीजिए, वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर ही होगी, कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा उसको। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, स्त्री के निर्माताओं ने जबरदस्त मजाक बना दिया है। अब आप पूछेंगे कि किसका मजाक बना दिया है? अपनी फिल्म स्त्री 2 का ही मजाक बना दिया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इस फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म का मजाक बना दिया है? इस फिल्म के निर्माताओं ने बताया है कि इस फिल्म ने 2 वीक में बिजनेस किया है 450 करोड़ रुपए का। और 450 करोड़ बिजनेस का मतलब है कि इस फिल्म ने सभी फिल्मों को पछाड़ दिया है, सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गदर 2, पठान, जवान, एनिमल, बाहुबली वगैरह वगैरह। यानी कि इस फिल्म के बनाने वालों का कहना यह है कि यह बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इससे बढ़िया फिल्म आज तक हिंदुस्तान में कभी बनी नहीं है। आज बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने सुबह मुझे कॉल किया और उसने कहा कि कमाल भाई, जो स्त्री 2 के निर्माता हैं उनसे यह कह दीजिए कि वो अपनी फिल्म को यह भी डिक्लेयर कर दें कि यह शोले से भी बेहतरीन फिल्म है, मुगले आजम से भी बेहतरीन फिल्म है। बात खत्म, कुछ नहीं छोड़े। ये जो ब्लंडर इस फिल्म के निर्माताओं ने किया है, बताया है कि इस फिल्म ने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इससे इन्होंने अपनी ही फिल्म का मजाक बना दिया है। एक्चुअली ऋतिक रोशन की क्रिस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो एक हिट फिल्म थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके कलेक्शन इतने बढ़ा चढ़ा कर दिए गए थे। उस वक्त में उसके कलेक्शन तकरीबन 400 साढ़े 400 करोड़ दिए गए थे, जो सही कलेक्शंस नहीं थे। सही कलेक्शन ना होने का मतलब यह है कि पूरे बॉलीवुड ने उस फिल्म के बिजनेस का मजाक बनाया था। और यही वजह है कि आज जब भी फिल्मों के अच्छे बिजनेस की बात होती है तो क्रिस की बात नहीं होती, क्योंकि उस वक्त क्रिस के बिजनेस का मजाक बन गया था, क्रिस फिल्म का भी मजाक बन गया था फेक कलेक्शंस की वजह से। बस ठीक वैसा ही कुछ फिल्म स्त्री 2 के निर्माताओं ने कर दिया है। एक्चुअली इन निर्माताओं ने अपनी ही फिल्म को बर्बाद कर दिया है। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये निर्माता इस फिल्म का सही कलेक्शन देते, सही बिजनेस बताते, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहते, तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन क्योंकि इस फिल्म के निर्माता यह कह रहे हैं कि यह फिल्म बॉलीवुड में बनने वाली आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, इस फिल्म में बॉलीवुड में बनने वाली सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो एक तरह से इन्होंने अपनी ही फिल्म का मजाक बना दिया है, अपनी ही फिल्म को बर्बाद कर दिया है। अब फ्यूचर में इस फिल्म के साथ भी वैसा ही होगा। जब भी कभी बड़ी फिल्मों की बात की जाएगी, वहां स्त्री 2 की बात नहीं होगी, क्योंकि स्त्री 2 का बिजनेस सबने मान लिया है कि फेक है, और स्त्री 2 की जो सक्सेस है उसको इस फिल्म के निर्माताओं ने ही बिल्कुल खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, आप
भी कमेंट्स करके बताना कि स्त्री 2 के निर्माताओं ने जो फेक कलेक्शंस दिए हैं वो सही किया है या गलत किया है। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।